सभी को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है उड़ान करियर इंस्टीट्यूट उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले समझे क्या उड़ान करियर इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन कोर्सेज लर्निंग फ्रॉम होम के लिए, जो आप किसी की भी तैयारी के लिए उसमें अपन मान सकते हैं। पटवार, वीडियो, सीईटी, आरपीएससी, एलडीएससी, एलडीसी, राजस्थान, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवेज और ऑल भी जितने भी एग्जाम्स है उन सब की तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद हम बात करें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है उड़ान उड़ान करियर इंस्टीट्यूट, जिसके आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद हमारा ऐप है उड़ान नाम से, और ये जो क्यूआर दिख रहा है आपको, इसको स्कैन करके आप यूट्यूब पे क्लासेस भी ले सकते हो, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहती है। राणा मोकल। तो इसी शिलालेख में या इसी अभिलेख में जानकारी मिलेगी किसकी? राणा मोकल। राणा मोकल के बारे में जानकारी मिलती है नागौर के फिरोज खां को हराया। फिरोज खां को हराया। और दूसरी जानकारी मिलती है गुजरात के गुजरात के अहमद शाह को हराया। अहमद शाह को हराया। एक जानकारी मिलती है तुलादान किया करते थे। तुलादान करते थे तथा सबसे बड़ा तुलादान सबसे बड़ा तुलादान बड़ा तुलादान पुष्कर के वरा मंदिर में किया। वरा मंदिर में किया। वरा मंदिर में किया। अगर पूछा जाए तुलादान क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो कांटा होता है तोलने का, उसके एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, इधर खुद राजा बैठता था, इधर धन रखा जाता था, और जितना राजा का वजन हुआ करता था उतना ही उसे तोल के लोगों में बांट दिया जाता था। इस पद्धति को कहते हैं अपन तुलादान पद्धति। तो इस कारण से मोकल को नोट करके लिखना। नोट मोकल को मोकल को तुलादान पद्धति का तुलादान पद्धति का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। माना जाता है। एक जानकारी और मिलती है हमें, वो मिलती है कि मोकल की पत्नी गोरंबिका ने गोरंबिका ने गोरंबिका बावड़ी बनवाई। गोरंबिका बावड़ी बनवाई। बावड़ी बनवाई। पूछ रहे हैं शिलालेख साथ में क्यों करवा रहे हो? तो बेटा ध्यान रखना कि हमारे जो सिलेबस है उसमें एक पॉइंट आता है ऐतिहासिक अंचल। उसमें हमें इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ना होता है। तो मैं ये मेरी सोच रही है, जब मैं खुद भी पढ़ता था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो उसको साथ में कनेक्ट कर लिया जाए। कनेक्ट करने से क्या है, बहुत सारे शिलालेख जो अभिलेख होंगे वो हम यहीं पढ़ लेंगे, तो उन्हें बाद में हमें पढ़ने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। इस कारण से मैं इसे यहीं पढ़ा देता हूँ। तो ध्यान रखना, अपन ने बात की किसकी? सिंह ऋषि के अभिलेख के बारे में। इसमें हमें राणा हमीर से लेकर मोकल तक की क्या मिलती है जानकारी? राणा हमीर ने ईडर एवं झिलवाड़ा के भीलों को हराया था। राणा क्षेत्र सिंह के बारे में पता चलता है कि मालवा के शासक अम्मी खां, जिसे दिलावर खां कहा जाता है, उसको हराया था। तो ये बात ध्यान रखना कि जो सिंह ऋषि का अभिलेख है उसमें दिलावर खां घोरी का नाम अम्मी खां लिखा गया है। तीसरा जो हमें पता चलता है राणा लाखा के बारे में, तो हिंदू प्रयाण त्रिस्थली, जिनका नाम था बौद्ध, गया, प्रयाग और काशी,
इन तीनों को धन देकर मुसलमानों से आजाद कराया गया था। बात करें आगे की, तो राणा मोगल के बारे में भी अनेकों जानकारियां है, जिसमें सबसे पहली कि नागौर के शासक फिरोज खां को हराया था, गुजरात के शासक अहमद शाह को हराया था। तीसरी, तुलादान की पद्धति के बारे में बताया गया है। चौथा, इन्होंने वरा मंदिर में सबसे बड़ा तुलादान किया था। और एक, इनकी पत्नी का नाम था गौरंबिका देवी। इन गौरंबिका देवी ने यहाँ पर गौरंबिका बावड़ी बनवाई थी। अगर पूछ लिया इनके निर्माण कार्य के बारे में, निर्माण निर्माण कार्य, मोकल के निर्माण कार्य, तो इनका मोकल का सबसे पहला जो निर्माण कार्य मिलेगा वो मिलता क्या है, तो ध्यान रखना, त्रिभुवन नारायण मंदिर का, त्रिभुवन नारायण मंदिर का, मंदिर का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, तथा इसका नाम समिद्धेश्वर महादेव कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समिद्धेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। इसी को हम मोकल मंदिर के नाम से जानते हैं। मोकल मंदिर के नाम से जानते हैं। आपको मैंने एक राजा पढ़ाया था जिसका नाम था शक्ति सिंह। उसके समय मालवा का शासक मुंज परमार चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। मुंज परमार के कोई संतान नहीं थी, इस कारण से उसके भाई के पुत्र भोज परमार को वो गोद लेता है और भोज परमार अगला मुंज परमार का उत्तराधिकारी बनता है। भोज परमार का एक उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। इस कारण से वो चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाता है जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। उस मंदिर का क्योंकि पुराना हो चुका था तो वो क्षतिग्रस्त हो रहा था, इस कारण से उसका वापस जीर्णोद्धार करवाता है कौन, मोकल। और इस मंदिर का नया नाम रखता है वो समिधेश्वर महादेव मंदिर। आगे बात करें तो इस मंदिर को वर्तमान में मोकल जी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बात करें तो इनका भाई हुआ करता था जिसका नाम था बाघ सिंह। उस बाघ सिंह की याद में बाघेला तालाब बनवाया। तो ध्यान रखना, अपने भाई, अपने भाई बाघ सिंह की याद में, बाघ सिंह की याद में, याद में बाघेला तालाब बनवाया, तालाब बनवाया। इनकी पत्नी हुआ करती थी गौरंबिका देवी। तो उन गौरंबिका देवी ने गौरंबिका नाम की बावड़ी बनवाई थी, तो वो भी ध्यान रख सकते हो। पत्नी गौरंबिका देवी ने, गौरंबिका देवी ने, देवी ने गौरंबिका बावड़ी बावड़ी बनवाई, गौरंबिका बावड़ी बनवाई। ये कहाँ है बावड़ी, तो ध्यान रखना उदयपुर, ध्यान रखना जिला उदयपुर है। अगर खंड पूछ लो तो खेमली उपखंड है। ध्यान रखना कहाँ पे, खेमली उपखंड में। जो सिंह ऋषि का जो शिलालेख लगा हुआ है उसके समीप ही बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम क्या है, गौरंबिका देवी की बावड़ी। इन्होंने एक काम जो बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना, नोट आज तक पहुंचा नहीं गया है पर हो सकता है आगे की जो परीक्षा आप दोगे उसमें पूछा जाएगा। इन्होंने मेवाड़ में वेधशालाओं का निर्माण किया है। हम राजस्थान के इतिहास में केवल एक ही राजा के बारे में पढ़ते हैं जिसने वेधशालाओं का निर्माण किया है, जो कि हुआ करता था सवाई जय सिंह। उसने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया जो हम जानते हैं, जयपुर, दिल्ली, आगरा, इंदौर और मथुरा और वाराणसी, सॉरी। उसके पश्चात एक राजा है जिसका नाम क्या है, तो मोकल। मोकल ने मेवाड़ क्षेत्र में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना, मोकल ने, मोकल ने मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, क्षेत्र में
वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वेधशालाओं का वेधशालाओं का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। ये बात हुई मोकल द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के बारे में। अब जानेंगे इनके सैनिक अभियान। तो जानते हैं मोकल के मोकल के सैनिक अभियान। सैनिक अभियान। अभियान। तो मोकल के मुख्यतः अपन दो सैनिक अभियान के बारे में बात करते हैं। एक है रामपुरा का युद्ध। उस रामपुरा के युद्ध में मोकल फिरोज खान को हराता है, जो कि नागौर का शासक हुआ करता था। दूसरा, हम गुजरात अभियान के बारे में जानते हैं, जिसका वो डेरा जिलवाड़ा नामक स्थान पर लगाता है, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो पहला अभियान था वो था रामपुरा का अभियान। किसका अभियान है? रामपुरा का अभियान। अभियान 1421 31 सॉरी 1431। एक तरफ राणा मोकल राणा मोकल वर्सेस फिरोज खां फिरोज खां। और ये फिरोज खां नागौर का शासक। नागौर का शासक। मोकल विजय होता है इसमें। तो याद रखना, मोकल विजय हुआ। विजय हुआ। बात करें इसके दूसरे अभियान की, तो दूसरा अभियान था इसका गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। अभियान इसी का एक और नाम आता है झीलवाड़ा। झीलवाड़ा का युद्ध। का युद्ध। यह जो झीलवाड़ा का युद्ध है, यह राणा मोकल और गुजरात के शासक अहमद शाह के मध्य होता है। इसी युद्ध के दौरान चाचा मेरा, जो कि हमने पढ़े थे क्षेत्र सिंह में, जो उसकी जो पासवान हुआ करती थी खातिन, उसकी संतान थी, वह मोकल की हत्या कर देती है। तो इसके बारे में जाना है। तो एक तरफ था मोकल। मोकल वर्सेस अहमद शाह। अहमद शाह। आज के टाइम में तो क्या होता है पता है, कि ऐसा मौका देखते हैं घात लगाकर हमला करते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता। पहले राजा पहले से अनाउंसमेंट कर देता था कि भाई साहब, मैं आक्रमण करने वाला हूँ, सुबह 9 बजे तैयार रहना, चाय वाय पी के। आज के समय तो जैसे देखते हैं कि है ना, कहीं छुप के बैठा हुआ है, छुप के तैयार रहते हैं घात लगा के, कि जैसे ही ये बंदा आया और इसका मर्डर कर दें। पहले ऐसा नहीं था। पहले कॉल करते थे कि हाँ भाई आ जाना तू। तो क्या हुआ कि मोकल ने एक दिन पहले डेरा लगाया कहाँ पे? झीलवाड़ा। तो ये अपने चाचा वगैरह से दोस्ती वगैरह थी अच्छी, तो मजाक वजाक कर रहे थे। तो इन्होंने चाचा और मेरा से मजाक किया, क्योंकि वो खातिन के संतान थे, तो इन्हें पेड़ों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। तो मोकल ने लेके पूछा ये कौन सा पेड़ है। इस बात का उन्हें बुरा लग गया, और वो व्यक्ति थे चाचा और मेरा। दोनों ने कहा कि तेरी किने, इसको तो मारना पड़े। जितने में एक आदमी आग लगाने के लिए तैयार बैठा था, उसका नाम था मेहबा पवार। और तीनों ने मिलकर प्लानिंग बनाई और नाइट में किसको मार देते हैं? राणा मोकल को। तो ध्यान रखना, इस युद्ध में इस युद्ध के दौरान चाचा मेरा चाचा मेरा चाचा मेरा क्षेत्र सिंह की अवैध संतान। क्षेत्र सिंह की अवैध संतान। अवैध संतान तथा तथा मेहपा पवार
महपा पवार। मिलकर 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 मोकल की हत्या कर देते हैं। मोकल की हत्या कर देते हैं। हत्या कर देते हैं। बात करें इस युद्ध के समय मोकल के साथ इस झिलवाड़ा नामक स्थान पर गया कौन कौन था, तो यूं नहीं है कि मोकल अकेला जाता है। आज के टाइम में होता है कि सेना अकेली जाती है बॉर्डर पे और घर परिवार पीछे ही रहता है, ऐसा नहीं, पहले तो जाते थे साथ में। तो इनके भी साथ मोकल ने एक लेडीज साथ में ले गया कि भाभी चलेगी साथ में, सबको मना कह दिया सरदारों को कि भाभी से आएंगे। तो इनके साथ इनकी पत्नी भी गई थी, इनका पुत्र भी था, इनके मामा भी थे, इनके चाचा और मेरा जो इनके दादा अंकल लगते थे वो भी साथ में थे, सरदार भी थे। तो बात करें इनके साथ साथ थे कौन यहाँ पे इस युद्ध में। इस युद्ध में मोकल के साथ मोकल के साथ कुंभा कुंभा रणमल रणमल कमलावती कमलावती चाचा मेरा चाचा मेरा महपा पवार महपा पवार महपा पवार भी आए। कौन कौन आए, कुंभा के साथ रणमल, रणमल के साथ कमलावती, चाचा मेरा और महपा पवार, ये सब आए थे। इसमें से जैसे ही पता चला कि मोकल की क्या हो चुकी हत्या, तो रणमल ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि कुंभा अगला उत्तराधिकारी है, इसको यहां से निकाला जाए। तो सरदारों के साथ कुंभा को वापस यहां से चित्तौड़ भेज दिया गया। कमलावती ने कहा कि सामने अहमद शाह की सेना खड़ी है, युद्ध लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो कमलावती यहां युद्ध लड़ती है। तो ध्यान रखना, मोकल की मृत्यु के पश्चात मोकल की मोकल की मृत्यु के पश्चात मृत्यु के पश्चात पश्चात कमलावती कमलावती ने युद्ध का मोर्चा संभाला। युद्ध का मोर्चा संभाला। मोर्चा संभाला। युद्ध का मोर्चा संभाला। ये पूछा जाता है, देखो आज कितनी बड़ी ये वीरांगना रही होगी जिसका पति सामने मरा हुआ है, उसके बाद भी ये युद्ध लड़ती है और अहमद शाह को हराती है। तो याद रखना नाम किसका, कमलावती का। इसमें जो चाचा मेरा और महपा पवार थे, इनको लग गया कि है ना हमने मार तो दिया है, और ये रातों रात यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये क्योंकि ऐसे बॉर्डर पे थे कि यहाँ जो ये राजस्थान का बॉर्डर माना, इस जगह झिलवाड़ा है, इस तरफ जाओ तो मालवा और इस तरफ गुजरात है। तो इन्होंने कहा कि अपने फटाफट किधर निकल जाओ, मालवा, और ये तीनों जाके मालवा में शरण ले लेते हैं। इन्हीं के साथ क्या होता है, मोकल के समय की और कुछ घटनाएं हैं। मोकल की सहायता से मोकल की सहायता से मोकल की सहायता से मोकल की सहायता से रणमल रणमल 1427 में ईस्वी में अपने भाई कान्हा कान्हा को हटाकर मारवाड़ का शासक बनता है। मारवाड़ का शासक बनता है। शासक बनता है। दरबारी विद्वान पूछ ले इसके, दरबारी विद्वान विद्वान तो ध्यान रखना, मोकल के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। एक नाम था इसमें विष्णु भट्ट, दूसरा नाम हमें इसमें एक और मिलता है, वो था परमेश्वर भट्ट, तीसरा नाम मिलेगा है जैनाचार्य हीराचंद,
जो कि कुंभा के गुरु थे। तो याद रखना, दरबारी विद्वान में पहला नाम विष्णु भट्ट, विष्णु भट्ट। दूसरा परमेश्वर भट्ट, परमेश्वर भट्ट। तीसरा हमें नाम मिलेगा इसमें जैनाचार्य, जैनाचार्य हीराचंद, जैनाचार्य हीराचंद। इनके समय में एक रचना करते जैनाचार्य हीराचंद दिलवाड़ा जैन मंदिरों में रहकर, वह थी सुपनाचर्यम। यह मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। उसी का एक और नाम हमें मिलता है हिंदी में सुपार्श्वनाथ चरित्र। क्या मिलता है? सुपार्श्वनाथ चरित्र। आपसे पूछ लिया जाए कि मोकल के समय हीराचंद ने किस चित्रित ग्रंथ की रचना की, तो याद रखना सुपनाचर्यम, या फिर उसे कहते हैं सुपार्श्वनाथ चरित्र। तो लिख सकते हैं अपन, मोकल के समय में, मोकल के समय में, मोकल के समय में, समय में जैनाचार्य, जैनाचार्य हीराचंद ने, हीराचंद ने, हीराचंद ने दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैन मंदिर आबू में, आबू में रहकर, रहकर मेवाड़ का, मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ को रचित किया, चित्रित ग्रंथ को रचित किया, को रचित किया। इस चित्रित ग्रंथ का नाम क्या था? तो वापस ध्यान रखना, सुपार्श्वनाथ चरित्र। क्या नाम था ग्रंथ का नाम? तो अगर पूछ लिया जाए हिंदी में, तो हिंदी में आता है सुपार्श्वनाथ चरित्र। पूछ लिया जाए कि इसका मूल नाम क्या था, मूल नाम सुपनाह, सुपनाह चर्यम। क्या नाम था? सुपनाह चर्यम। किसके द्वारा रचित किया गया? तो ध्यान रखना, जैनाचार्य हीराचंद के बारे में। अब अगर बात करें हम, तो यह इस प्रकार हमारा समाप्त होता है कौन? मोकल। मोकल के बाद अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम है राणा कुंभा। और राणा कुंभा के बारे में भी अपन मूल मूल जानकारियां आज समझ लेते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जाने अगला जो शासक बनता है अपने पास, उसका नाम है राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा कुंभा। और इसी को हम कहते हैं कुंभकर्ण। क्या नाम है इसका एक और? कुंभकर्ण। समय पूछ लिया जाए इसका, तो याद रखना 1433 से 1468। कितना समय है? 1433 से लेकर 1468। इतने समय तक राजा रहा कौन? राणा कुंभा। अगर देखा जाए मेवाड़ में सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक हुआ है, तो वह था राणा कुंभा। इसने राजस्थान का बहुतायत वाला क्षेत्र, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र जीत लिया था। तो उसी के बारे में हम बात करें, तो राणा कुंभा की अपन सामान्य जानकारी ले, तो इनके पिता का नाम, पिता राणा मोकल, राणा मोकल, राणा मोकल। बात करें हम इनकी माता की, नाम था सौभाग्यवती परमार, सौभाग्यवती
सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती तो थी, इतना बड़ा पुत्र हुआ जो पूरे मेवाड़ में सबसे बड़ा नाम लेके चलता है। कुंभकर्ण, शरीर में भी कुंभकर्ण जैसा था। यूं कहा जाता है जब आप कुंभलगढ़ जाएंगे तो वहां एक शिवलिंग है, और वो शिवलिंग लगभग 5.5 फीट का है। तो कहा जाता है कि कुंभा उसकी बेट की पूजा कर लिया किया करता था। तो कितना विशाल का रहा होगा राणा कुंभा। तो सौभाग्यवती होगी ऐसी माँ तो। उसके बाद बात करें इनकी पत्नी। पत्नी का नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? कुंभल देवी। और एक नाम मिलता है जाली रानी। क्या नाम है? जाली रानी। पूछ ले जाए इनके पुत्र। पुत्र तो दो पुत्र मिलते हैं। एक का नाम है उदयकरण। उदयकरण राजा इसी को बनना था, पर इसने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड मामला रख दिया। जल्दी राजा बन जाता हूँ, बापू को उड़ा देता हूँ। इन भाई साहब ने राणा कुंभा की हत्या की थी। इस कारण से सरदारों ने इन्हें राजा नहीं बनने दिया। तो ध्यान रखना कौन थे? उदयकरण। उदयकरण को ही क्या कहा जाता है? उदा। प्यार से बोलते हैं उदा, शॉर्ट नेम। जैसे तरुण का टॉमी हो जाता है, उसी तरह से क्या है, उदयकरण का क्या हो गया? उदा। दूसरा जो इनका पुत्र था उसका नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। इनकी बहन हुआ करती थी, पुत्री हुआ करती थी, पुत्री रमाबाई। रमाबाई। इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता था, वागेश्वरी। वागेश्वरी। हम बात करें इनके गुरुओं के बारे में, तो चित्र के गुरु, चित्रकला के गुरु, चित्रकला के गुरु जैनाचार्य हीराचंद। जैनाचार्य हीराचंद। हीराचंद। बात करें इनके संगीत गुरु, संगीत गुरु, तो संगीत गुरु हुआ करते थे सारंगधर व्यास। सारंगधर व्यास। आगे बात करें तो पूछा जाता है काव्य गुरु। काव्य गुरु, तो काव्य गुरु हुए इनके कान्हा व्यास। क्या नाम था? कान्हा व्यास। पूछा जाता है इनका शिल्पीकार। क्या पूछा जाता है? शिल्पीकार। शिल्पीकार, तो शिल्पीकार हुआ करता था मंडन। मंडन। इन्हीं के समकालीन एक और हुआ करता था देपाक। देपाक। इन्हीं के समकालीन हुआ करते थे नापा, पोमा, गणेश आदि। पूछा जाता है इनका संरक्षक कौन था? संरक्षक, क्योंकि मोकल भी एक छोटी उम्र में राजा बना था और छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती। एक छोटा सा कार्यकाल है 1421 से लेकर 1433 तक का। तो उस समय कुंभा की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, तो इसके लिए भी संरक्षक होना आवश्यक था। तो इसके भी संरक्षक रहते हैं। तो सर्वप्रथम जो संरक्षक रहेगा वह रहता है रणमल। दूसरा होता है इसमें वापस आएंगे कौन? चुंडा सिसोदिया, जो कि मालवा चले जाते हैं। किस प्रकार की बात होती है तो वो अपन देखेंगे। तो इसमें जो संरक्षक है, पहले संरक्षक बनता है रणमल। रणमल। और दूसरा जो संरक्षक बनता है इसमें, उस संरक्षक का नाम है चुंडा सिसोदिया। चुंडा सिसोदिया। मैं एक और बार बात बता दूं कि 1427 में रणमल रणमल
मारवाड़ पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, मारवाड़ पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, अधिकार प्राप्त। और उसके पश्चात ये रणमल जो है ये मारवाड़ में रुकता है, मारवाड़ में रुकता है। और कभी कभी, कभी कभी मेवाड़ आता है, मेवाड़ आता है। और इसकी प्लानिंग थी, प्लानिंग को अपन कह सकते हैं योजना, योजना मेवाड़ का शासक बनना, मेवाड़ प्लस मारवाड़ का शासक बनना, मारवाड़ का शासक बनना। तो यह क्या कार्य करता है, 1427 के बाद से ही यह, क्योंकि मोकल छोटा था, तो ये सबसे पहले इसकी बहन के दिमाग में डालता है कि कभी भी चुंडा सिसोदिया क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है, मोकल को मार के खुद राजा बन जाएगा। तो रणमल ने प्लानिंग के थ्रू जो चुंडा सिसोदिया था इसको मेवाड़ से बाहर भेज दिया। और हंसाबाई के कहने पर, हंसाबाई की बार बार बातें सुनकर चुंडा सिसोदिया यहाँ से मालवा चला जाता है और मांडू में जाके शरण ले लेता है। तो लिख सकते हैं अपन कि रणमल ने, रणमल ने योजना से, योजना से हंसाबाई की सहायता से, हंसाबाई द्वारा, बाई द्वारा चुंडा सिसोदिया को, चुंडा सिसोदिया को, चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ से बाहर भेज दिया, मेवाड़ से बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया, भेज दिया। चुंडा सिसोदिया, चुंडा सिसोदिया मांडू के शासक, मांडू के शासक के यहाँ शरण ले लेते हैं, के यहाँ शरण ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं। जब मेवाड़ से चुंडा सिसोदिया चला गया तो रणमल का जो कार्य था वो बहुत आसान हो गया था। उसने क्या कार्य शुरू किया, जितने भी दरबारी हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, वह सिसोदिया या फिर जो गुहिल वंश थे इनके रिश्तेदार हुआ करते थे। तो रणमल ने उनकी जगह पर अपने जो भाई हुआ करते थे मारवाड़ के राठौड़, उनकी नियुक्ति यहाँ करना प्रारंभ कर दी। और पूरा जो कुंभा का प्रारंभिक काल और मोकल का अंतिम काल है, यह पूरा एक तरह से मारवाड़ के अधीन चला गया था। इस कारण से ध्यान रखना, कुंभा का, कुंभा का प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल तथा मोकल का अंतिम काल, मोकल का अंतिम काल, अंतिम काल रणमल द्वारा, रणमल द्वारा मारवाड़ में, मारवाड़ के अधीन ले लिया गया, अधीन ले लिया गया, ले लिया गया। क्योंकि चुंडा सिसोदिया यहां से बाहर जा चुका था, हंसाबाई ने अब जाके उन्हें कुछ पता चलता है। तो उस समय में अब अपन बात करेंगे यहाँ पर संरक्षक के बारे में। अपन जान चुके हैं रणमल और चुंडा सिसोदिया। तो पहले रणमल यहाँ पे हुआ करता था संरक्षक। जैसे ही मृत्यु होती है मोकल की, रणमल वापस आता है मेवाड़, मारवाड़ में था, वापस आता रहता था कभी कभी, तो यहाँ पर आता है। और यहाँ पर सबसे पहला काम करता है, ये रो एजेंट था, इसने अपने जासूस लगाए मालवा में। इसे ये पता था कि चाचा मेरा और मेहबा पवार जो है वह मालवा में है। तो इसने वहाँ के राजा से बात की, जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम, कि भाई इनको सौंप दे, हमारे राजा को इन्होंने मारा है। परंतु वो बात मानता नहीं है, तो इसने अपने जासूस भेजे और चाचा मेरा की हत्या करवा दी मालवा के अंदर। पर मेहबा पवार को पकड़ नहीं पाया। अब महमूद शाह को लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना खतरनाक आदमी है क्या कि मेरे से लड़ लेगा, और हमारे देश में आकर, हमारी रियासत में आकर ये दो लोगों को मार के चला जाएगा। इस कारण से महमूद खिलजी प्रथम युद्ध करने आता है, जिस युद्ध को अपन जाते हैं सारंगपुर का युद्ध। एक मैं शब्द और लिखवा देता हूं यहाँ पे, वह था प्रेमिका,
प्रेमिका। प्रेमिका का नाम था भारमली। भारमली। वह रणमल की भी प्रेमिका थी और कुंभा की भी प्रेमिका थी। इसके बारे में भी अपन आगे समझेंगे कि किस प्रकार से इनके बीच में विवाद होता है और रणमल की हत्या की जाती है। तो हम समझे, सबसे पहले जो ये करेगा वो करता है क्या, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, तो ध्यान रखना 1437। कब होता है, 1437। मालवा के शासक, मालवा के शासक, मालवा के शासक महमूद खिलजी, महमूद खिलजी मोकल के, मोकल के हत्यारे, मोकल के हत्यारे चाचा मेरा तथा महपा पवार को, महपा पवार को, पवार को रणमल द्वारा मांगने पर भी, मांगने पर भी देने से, देने से मना कर देता है, मना कर देता है, कर देता है, देता है। रणमल, रणमल जासूसों की सहायता से, जासूसों की सहायता से रणमल जासूसों की सहायता से चाचा व मेरा की हत्या करवा देता है। चाचा व मेरा की, मेरा की मालवा में, मालवा में हत्या करवा देता है, हत्या करवा देता है, करवा देता है, देता है। इस कारण से, क्योंकि उसने चाचा मेरे की हत्या कहाँ करवाई है, मालवा में, इस कारण से वो कहता है कि मेरे राज्य में कैसे मार के चले गए भाई। इस कारण से वो युद्ध करने आता है, और युद्ध किस नाम से जाना जाता है, सारंगपुर का युद्ध। वर्तमान में जो सारंगपुर है ये एमपी के अंदर आता है, तो ध्यान रखना। इसके पश्चात, इसके पश्चात मालवा का सुल्तान, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, महमूद खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करने आता है, मेवाड़ पर आक्रमण करने आता है, आक्रमण करने आता है, करने आता है, आता है। अब वो आक्रमण क्या करेगा, अब एक तरफ सेना होगी कौन, राणा कुंभा, राणा कुंभा प्लस रणमल, और इस तरफ कौन होगा, तो ध्यान रखना महमूद खिलजी। इस युद्ध में कुंभा महमूद खिलजी प्रथम को हरा देता है। किसको हरा देता है, महमूद खिलजी प्रथम को, और साथ में एक शर्त रखता है, महपा पवार को लौटा। फिर महपा पवार को महमूद खिलजी लौटाता है, और उसकी हत्या करते हैं कौन, राणा कुंभा और रणमल मिलके। तो इस युद्ध में विजय अगर पूछ ले तो किसकी हुई, राणा कुंभा की विजय। और इस विजय के पश्चात राणा कुंभा चित्तौड़ दुर्ग में एक 9 मंजिला इमारत का निर्माण करवाता है, जिसे हम विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे
कि विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में हुआ, तो ध्यान रखना सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध। किसके द्वारा बनाया गया, तो ध्यान रखना राणा कुंभा। पूछ ले किस देवता को समर्पित है, तो याद रखना भगवान विष्णु। पूछ ले आपसे कि यह कितने मंजिला है, तो 9। पूछ ले आपसे कितना ऊंचा है, तो ध्यान रखना 122 मीटर। आपसे पूछे कि इसमें सीढ़ियां कितनी है, तो ध्यान रखना 157। आपसे पूछ ले कि किस किस स्थान पर या किस किस पर विजय स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ है, तो ध्यान रखना राजस्थान पुलिस का जो बेच है उसके ऊपर। अगला जो है वो है राजस्थान माध्यमिक बोर्ड, उसके एनवेलप के ऊपर। ध्यान रखना बहुत सारी बातें किससे, इस विजय के पश्चात क्या करवा रहा है ये, तो ध्यान रखना विजय स्तंभ का निर्माण। इस विजय की उपलक्ष्य में, विजय की उपलक्ष्य में, विजय की उपलक्ष्य में कुंभा ने कुंभा ने कुंभा ने विजय स्तंभ विजय स्तंभ विजय स्तंभ को ही कहा जाता है विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ नामक कीर्ति स्तंभ नामक 9 मंजिला इमारत का इमारत का इमारत का निर्माण करवाया निर्माण करवाया। इस विजय स्तंभ की जो विशेषताएं हैं उनको हम कला एवं संस्कृति में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। हर चीज, कितनी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, हर चीज उसमें अपन आराम से पढ़ते हैं कि इसका वास्तुकार का कौन था, इसके तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ है। ऐसी अनेकों बातें अपन जानते हैं किसमें, कला एवं संस्कृति में। पर अपन अगर यहाँ पे पूछे कि अपन इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो इतिहास के बारे में केवल यह जानना काफी है कि इस युद्ध के उपलक्ष्य में उन्होंने किसका निर्माण करवा रहे हैं, तो ध्यान रखना विजय स्तंभ का। और बात करें इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात महमूद खिलजी ने मेहपा पवार को मेहपा पवार को मेहपा पवार को राणा कुंभा को लौटा दिया। राणा कुंभा को लौटा दिया। कुंभा को लौटा दिया। लौटा दिया। और राणा कुंभा ने और रणमल ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। ये बात हुई अपने किसके, सारंगपुर के युद्ध के बारे में। आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। पहले इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। इसके पश्चात हम अगली क्लास में जो राजा पढ़ेंगे। अभी तो ये कुंभा के बारे में भी बहुत सारी बातें बाकी है। कुंभा को सर्वाधिक उपाधियों वाला राजा कहा जाता है। इसने स्वयं को 108 उपाधियां दी है। यह संगीत में विद्वान, धनुर्धर में विद्वान, यह युद्ध पद्धति में विद्वान, हर चीज में विद्वान था। इसलिए इसको क्या दिए, बहुत सारी उपाधियां। और वे उपाधियों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 108। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है दुर्सा अड्डा। दुर्सा अड्डा ने ध्यान रखना कि प्रताप को 76 उपाधियां दी है। अगर पूछ ले आपसे कि दुर्सा अड्डा ने किस शासक को 76 उपाधियां दी, तो याद रखना राणा प्रताप। इनके बारे में अनेकों बातें और करेंगे हम, जैसे एक करेंगे आवड़ बावड़ की संधि, एक करेंगे चांपानेर की संधि। उसके बाद बात करेंगे इनके द्वारा बनाए गए दुर्गों का। काफी बातें हैं अभी किसके बारे में, राणा कुंभा के बारे में। हम आज क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था किसके बारे में,
राणा लाखा के बारे में। उनके समय में जावर में चांदी का खनन प्रारंभ हुआ, इस कारण से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति सुधरी थी। इन्होंने जैतक द्वारा निर्मित अरण्यवासिनी माता का जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया, और उसके पश्चात हम उन्हें जावर माता के रूप में पूजते हैं। उसके बाद राणा लाखा के समय में पिच्छू नामक एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। आगे बात करें हम, तो इनके समय एक नटनी का चबूतरा बनवाया गया था। जो गलकी नामक एक नटनी थी, वह पिछोला झील पार कर रही थी और उसकी बीच में मृत्यु हो जाती है, इस कारण से वहां पर राणा लाखा ने नटनी का चबूतरा बनवाया था। आगे बात करें, नकली बूंदी गिराई गई थी। इनकी एक रानी हुआ करती थी जो हाड़ी रानी थी, वह बूंदी से शादी करके आई थी। इन्होंने लेके पूछा फर्स्ट डे कि और चित्तौड़ बढ़िया लगा कि नहीं लगा। उन्होंने कहीं कह दिया कि नहीं, बूंदी से तो अच्छा नहीं है। उस बात का नाराज हो जाते हैं कौन, राणा लाखा। और राणा लाखा कहते हैं कि अब तो मैं बूंदी को तोड़ के रहूंगा, और ये बूंदी को तोड़ने जाता है। बूंदी को तोड़ने के लिए जब जा रहे होते तो इन्हें पता है कि बूंदी बहुत ज्यादा दूर है। सब सामंतों ने, ठाकुरों ने इन्हें रोका कि मत जाओ भाई, अभी जमाई सा है, कल तो आए हो तुम शादी करके, बारात लेके आए हो ना, अभी तोड़ने जा रहे हो। कि हाँ जा रहा हूँ। कि मत करो, एक काम करो, तुम यहाँ पे नकली बूंदी गिरा दो और उसके बाद खाना खा लो। तो नकली बूंदी बनाई गई चित्तौड़ के सामने, और वहां पर हाडी रानी के साथ उसका भाई आया हुआ था जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। छोटा सा बच्चा था, 17-18 साल का। इसे पता चला कि नकली बूंदी गिरा रहे जीजो सा, तो ये सामने जाके खड़ा हो गया कि जीजो सा वेट, ऐसे कैसे गिरा दोगे। कहा कि है ना हटा दे, तो हट जाए यहाँ से, नहीं तो है ना देख तुझे भी मार देंगे। क्या कि मैं लड़ने को तैयार हूँ पर बूंदी तो नहीं गिरने दूंगा। और साथ में एक कहावत प्रचलित हुई कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना गौर गमसाण, सी टूटो किम फिरे असली गढ़ प्रहार। तो कुंभलहाड़ा जो था वो लड़ता हुआ मारा गया, और इसके साथ वो बात आती है कि नकली बूंदी गिरेगी। इनके दो दरबारी विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था लिखम देवी खींची और दूसरे का नाम था हंसाबाई। लिखम देवी खींची से दो पुत्र होते हैं, एक पुत्र का नाम था चुंडा सिसोदिया और दूसरे का नाम था राघव देव सिसोदिया। ये दोनों राजा नहीं बनते, और राजा बनता है किसका पुत्र, हंसाबाई का पुत्र मोकल। फिर बात करें अपन मेवाड़ मारवाड़ के बीच में क्या संबंध था। तो मेवाड़ में जब राजा हुआ करते थे राणा लाखा, तो उनके समकालीन शासक हुआ करता था मारवाड़ में राव चुंडा। राव चुंडा के दो पुत्र, एक पुत्री थी। दो पुत्र का नाम था, एक का नाम था रणमल, एक का नाम था काना, और उसी के साथ पुत्री का नाम था हंसाबाई। इधर राणा लाखा के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था चुंडा सिसोदिया। तो मेवाड़ में अगला जो शासक था, इसका रणमल को भी पता था कि चुंडा सिसोदिया बनेगा। तो रणमल ने को जब ये पता चलता है कि राव चुंडा काना को राजा बना रहे हैं, तो वो एक काम करता है कि वो अपनी बहन को लेकर मेवाड़ आ जाता है और सोचता है कि चुंडा सिसोदिया थे इसकी शादी करा दूंगा, और इसी के साथ मेवाड़ का अगली जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरा भाणेज हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। उसने जो नारियल था वो राणा लाखा को दे दिया, और राणा लाखा इसको समझ गए कि मेरी शादी का क्या है न्योता। और उन्होंने, रणमल को जब ये पता चला कि है ना ये बात गलत है कि ये चुंडा सिसोदिया के लिए था पर राणा लाखा खुद के लिए समझ गए, तो उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि अगला राजा तो चुंडा सिसोदिया बनने वाला है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है, पर नहीं, किसको बनाना पड़ेगा, हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र जिसका नाम क्या होगा, मोकल। तो इस कारण से मोकल क्या बनता है, राजा। और चुंडा सिसोदिया एक प्रण लेता है अपने पिता के लिए कि मैं और मेरे जो भी वंशज होंगे वे कभी भी मेवाड़ के शासक नहीं बनेंगे, भले हम क्या होंगे, ज्येष्ठ। इस कारण से चुंडा सिसोदिया को कुछ शक्तियां दी गई थी। एक शक्ति दी गई थी कि वह हरावल दस्ते में रहेंगे। दूसरी शक्ति दी गई थी कि मेवाड़ के सेनापति वही रहेंगे। तीसरा, मेवाड़ के महाराणा का तय सलूम्बर की चुंडावत करेंगे। चार बड़े ठिकाने जो मेवाड़ के हुआ करते थे जिनका नाम था सलूम्बर, आमेट, देवगढ़ और बेगू, इन चारों पर चुंडावत और चुंडा के वंशजों का राज रहेगा। अगली बात अगर अपन करें तो हमने जाना था कि चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। पिता की आज्ञा मानने के कारण इसे मेवाड़ का राम कहा जाता है। अगली हम बात करें तो लाखा के समय क्योंकि चांदी बहुत निकली थी तो इन्होंने दान प्रारंभ किया था, इसलिए इन्हें गौरव दान का जनक कहा जाता है। सिंह ऋषि नामक एक अभिलेख मिलता है जो कि 1428 का है। इसमें पता चलता है कि लाखा ने तीन हिंदू परायण जो तीन स्थली है जिनका नाम है गया, काशी और प्रयाग, इन तीनों को धन देकर मुसलमानों से आजाद कराया था। उसके बाद कहा जाता है कि एक किंवदंती भी है कि गया पर पुनः मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था, तो राणा लाखा यहाँ से गए मेवाड़ से और गया में जाकर उस मुसलमानों को हराते हैं और उसके बाद उस जगह पर वापस हिंदुओं का अधिकार कराते हैं। अगली बात करें हम किसकी, राणा मोकल की। तो राणा मोकल के पिता का नाम था राणा लाखा, माता का नाम था हंसाबाई।
मामा हुआ करते थे इनके रणमल। इनके दो संरक्षक तय किए गए थे। पहले थे कौन? चुंडा सिसोदिया, दूसरे रणमल और तीसरे थे राघवदेव। इनकी पत्नियां थी, उनके तीन नाम है। पहला नाम है कमलावती, सौभाग्य देवी परमार और गौरंबिका देवी। बात करें हम सिंह ऋषि के अभिलेख की, जो कि 1428 का है, जो कि उदयपुर में मिलता है। इसमें हमें राणा हमीर से लेकर राणा मोकल तक की जानकारी मिलती है। अब क्या क्या मिलती है? तो राणा हमीर से मिलता है कि ईडर एवं झिलवाड़ा के भीलों को हराते हैं। क्षेत्र सिंह के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि मालवा के शासक अम्मी खां को हराते और मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात लाखा की जो जानकारी मिलती है कि उन्होंने हिंदू परायण त्रिस्थली गया, काशी और प्रयाग को मुसलमानों से आजाद कराया था। उसके बाद हमें जानकारी मिलती है मोकल की। मोकल की जानकारी मिलती है कि नागौर के फिरोज खां को हराया, गुजरात के अहमद शाह को हराया। तुलादान की पद्धति में सबसे बड़ा तुलादान इन्होंने पुष्कर के वरा मंदिर में किया। मोकल को तुलादान पद्धति का जनक माना जाता है और इनकी पत्नी गौरंबिका देवी ने गौरंबिका बावड़ी का निर्माण करवाया। उसके बाद अगर अपन देखें कि मोकल के निर्माण कार्य क्या क्या है, तो निर्माण कार्य में सबसे पहला निर्माण कार्य आता है कि भोज वर्मा द्वारा निर्मित एक मंदिर जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं और खुद के नाम पर रखते हैं मोकल जी का मंदिर, या फिर इसी को कहा जाता है समितेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा, अपने भाई बाघ सिंह की याद में इन्होंने बागेला तालाब बनवाया था, जो कि चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद हम बात करें इनकी रानी, जिनका नाम था गौरंबिका देवी, उन्होंने गौरंबिका बावड़ी बनवाई थी, जो कि उदयपुर में। और इन्होंने मेवाड़ के अंदर अनेकों वेदशालाएं बनवाई, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में वेदशालाओं का निर्माण करवाया। इसके बाद मोकल के सैनिक अभियान की अपन बात करें तो दो सैनिक अभियान पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रामपुरा का अभियान, दूसरा पढ़ते हैं गुजरात अभियान, जिसमें हम झिलवाड़ा का अभियान भी कहते हैं। बात करें रामपुरा के अभियान की, तो इसमें एक तरफ राणा मोकल और दूसरी तरफ फिरोज खां थे, जिसमें राणा मोकल जीतते हैं। और दूसरे जो अभियान था गुजरात का अभियान, इसी को अपन झिलवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। ये 1433 में होता है। इस युद्ध में एक तरफ राणा मोकल था और एक तरफ था अहमद शाह। राणा मोकल अकेले नहीं गए थे, राणा मोकल के साथ कई जने गए थे। तो उसमें इनकी पत्नी कमलावती भी थी, पुत्र कुंभा भी था, मामा रणमल भी थे, इनके दो चाचा जिनका नाम था चाचा और मेरा वो भी थे, इनके कई सरदार भी थे, जिसमें एक सरदार था मेहपा पवार और सामने था अहमद शाह। इनके रात को किसी बात के कारण से कहा सुनी में चाचा मेरा से बात बिगड़ गई और मजाक मजाक में चाचा मेरा ने गुस्से में आकर राणा मोकल की हत्या कर दी और चाचा मेरा और मेहपा पवार यहाँ से भागकर मालवा चले जाते हैं। रणमल सबसे पहले एक कार्य करता है कि यहाँ से कुंभा को चित्तौड़ भेजता है, क्योंकि वो अगला उत्तराधिकारी था। और उसके अलावा यहाँ पर जो कमलावती जो इनके साथ गई थी, उसे पता था कि सुबह अहमद शाह से लड़ना है, अब लड़ने के लिए आ तो चुके हैं, अगर नहीं लड़े तो ये हमें हरा देगा। इसलिए कमलावती उस युद्ध का नेतृत्व करती और जीतती है। इसके बाद बात करें कि मोकल के शासनकाल में मोकल ने रणमल की सहायता की थी और 1427 में रणमल को मारवाड़ का शासक बनाया था। इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे, जिनका नाम था विष्णु भट्ट, परमेश्वर भट्ट और जैनाचार्य हीराचंद। जैनाचार्य हीराचंद के बारे में अपन बात करें तो वो आती है, जैनाचार्य हीराचंद ने दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू में रहकर एक दूसरे मेवाड़ के दूसरे चित्रित ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था सुपनाचर्यम, या फिर उसे कहते हैं अपन सुपार्श्वनाथ चरित्र। अगली बात करें तो हमने राजा देखा राणा कुंभा। राणा कुंभा के पिता का नाम राणा मोकल था, माता का नाम सौभाग्यवती परमार, पत्नी थी कुंभल देवी और जाली रानी। उसके बाद इनके दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था उदयकरण, जो कि अगला राजा बनना था, परंतु उसने कुंभा की हत्या कर दी थी, इस कारण से सरदारों ने उसे राजा बनने नहीं दिया। उसके बाद बात करें अपन इनकी बहन पुत्र एक और था जो अगला राजा बनता है, जिसका नाम था रायमल। उसके बाद बात करें पुत्री तो रमाबाई, जिन्हें हम वागेश्वरी के रूप से जानते हैं। इनके चित्रकला के गुरु अगर पूछा जाए तो जैनाचार्य हीराचंद, काव्य गुरु पूछा जाए तो कान्हा व्यास, पूछा जाए संगीत के गुरु तो वो थे सारंगधर व्यास। उसके बाद बात करें इनके शिल्पीकार तो थे मंडन, देपाक, नापा, पोमा, गणेश आदि। संरक्षक इनके दो बनाए गए थे, पहले बनाया गया था रणमल, फिर उसके बाद बनाया गया चुंडा सिसोदिया। इनकी प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम था भारमली। यह भारमली और रणमल और जो कुंभा थे, इनके बीच में लव ट्रायंगल था। इस लव ट्रायंगल को अपन समझेंगे कल। आगे हम बात करें कि इनके आराध्य देव कौन थे, तो ध्यान रखना इनकी जो आराधना थी वो भगवान विष्णु के ऊपर थी। उसके बाद हम बात करें एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध, जो कि 1437 में होता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि आपको पता हो तो मालवा के जो शासक थे, मालवा के जो शासक थे उस समय महमूद खिलजी, और मोकल की हत्या करने वाले थे चाचा मेरा और मेहपा पवार। ये तीनों भाग के मांडू मालवा की तरफ चले जाते हैं।
रणमल ने कहा था, इनसे सहायता मांगी थी कि है ना आप इनको तीनों को लौटा दो, पर मालवा के शासक लौटाता नहीं है। इस कारण से मालवा ने रणमल ने जासूसों की मदद से चाचा मेरा को तो मरवा दिया, मेपा पावर बच गया। महमूद खिलजी को लगा कि यार मेरे राज्य में आके ये कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने लेके क्या किया कि युद्ध करने के लिए आए, और उन्होंने युद्ध किया सारंगपुर का युद्ध। वर्तमान में सारंगपुर एमपी में आता है। इधर से युद्ध करने गए कुंभा और रणमल, उस तरफ थे कौन, तो ध्यान रखना महमूद खिलजी प्रथम। इसमें महमूद खिलजी हारता है और उससे सबसे पहली चीज मांगी जाती है मेपा पावर। महमूद खिलजी मेपा पावर को लौटाता है और मेपा पावर को राणा कुंभा और रणमल मिलकर मार देता है। उसके पश्चात इस विजय की खुशी में राणा कुंभा एक निर्माण करवाता है 9 मंजिला इमारत का चित्तौड़ दुर्ग में, जिसका नाम है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ। यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बाद में अपन बात करें आगे, तो अगले बार जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे कल। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो, काफ़ी खुशियों से भरा हो। जल्द से जल्द आप सभी राजकीय सेवाओं में चयनित हो। बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।